नमस्कार, अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आपसे परिचय कराते हैं जिन्होंने कि अपने क्षेत्रों में विशेष काम किया है और उनका एक व्यापक अनुभव रहा है। आज हम प्रवासी उत्तराखंडी संस्थाओं को लेकर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं श्री लाखीराम डबराल जी, जिनका कि एक व्यापक अनुभव रहा है और राजधानी दिल्ली में उन्होंने आज़ादी के बाद के वर्षों से लेकर और अभी तक वो इन संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं और केवल एक ही मंशा को लेकर, पहाड़ के उत्थान के लिए, पहाड़ की प्रगति के लिए और पहाड़ के शैक्षिक उन्नयन के लिए। दूसरे मेहमान हमारे केमोठी जी हैं, भगवत प्रसाद केमोठी जी, जो कि देहरादून में इस तरह की प्रवासी संस्थाओं में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। उनका एक बड़ा अनुभव है। मैं दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। डबराल जी, आपने उस समय दिल्ली में ये संस्थाएं स्थापित की जबकि परिस्थितियाँ काफ़ी विषम और विपरीत होती थी। आपका क्या अनुभव रहा और किन किन संस्थाओं में आपने काम किया दिल्ली के अंदर? मैं लाखीराम डबराल निवास चोपड़ियाल गांव, पट्टी भूमि, जिला टिहरी गढ़वाल जी का जन्म है। मैं बहुत कठिन परिस्थितियों के कारण जो है दिल्ली में गया। उस वक़्त 1957 की बात है। उस वक़्त जो है हमारी लोग जो है एक संगठित रूप में रहने के लिए जो है जाने जाते थे जी। और हर कॉलोनियों में जो है भिन्न कॉलोनी में, एक कॉलोनी में कई रामलीलाएँ होती थीं। उसके प्रबंध हेतु जो है कुछ लोग स्वयं सेवकों के रूप में भी भाग लेते थे। मैं भी जो है उसी तरफ से भाग लेता रहा और बचपन में भी मैं अनेक जो है कार्यक्रमों में जो है या उसमें भाग लेता रहा हूँ। तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं वहाँ पर जाके भी कुछ और अच्छा कार्य कर सकूँ। तो मैं वहाँ पर गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह रावत जी से मिला। अच्छा। उनसे परिचय हुआ और श्री रतुड़ी जी से परिचय हुआ। ये किस सन की बात है? ये 1957-58 की बात है। जी। वो मुझे वहाँ पर शारदा पब्लिक स्कूल में जो है मुझे पढ़ाते भी थे, क्योंकि मैं गांव से जो है अधूरी शिक्षा छोड़ के आया था। कहीं दूर दूर तक जो है शिक्षा का जो कोई वो नहीं था, इसलिए मैं आ गया अपनी रोजी रोटी के लिए भी और इन्हें अग्रिम शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी। तब उन रामलीलाओं में जो है कुछ स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी होती थी। तो मैं उसी दौरान मैं गढ़वाल हितैषणी सभा जो स्थापित 1923 की है जी। और बहुत बड़ी संस्था है, यद्यपि यह गढ़वाल से ही संबंधित है, लेकिन इसके मतलब काफ़ी वो है। और हमारा पंचकुला रोड में इसका बड़ा भारी भवन है। यहाँ पर हम बहुत अपना कार्यक्रम जो है करते रहते हैं और अपनी गढ़वाल की संस्कृति को जीवित रखने के लिए और अपने गढ़वाल की एकता के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। उस वक़्त की परिस्थिति भिन्न थी। तब केवल इसका 4 आना चंदा होता था, जो कि एक बड़ी भारी रकम मानी जाती थी उस जमाने आज की अपेक्षा के उस वक़्त मानी जाती थी। फिर भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो सामाजिक थे, अच्छे घरों से संबंधित थे। उन लोगों ने जो है वो लोग इससे जुड़े, मैं भी उनके साथ हो गया और मुझे धीरे धीरे उन लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं आगे बढ़ता रहा। मैं उस क्षेत्र में अलीगंज, शिवानगर, 5-7 क्षेत्रों से जो लोगों से चंदा इकट्ठा करता था। और मैं तब करीब मेरी उम्र जो है 16-17 साल की थी। मैं कुछ ज़्यादा एकदम युवा थे आप। और मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन भी था, इसलिए ज़रा मेरे अंदर जोश क्रोश भी भावना थी। ये सब कुछ देखते हुए जो है उन्होंने तुरंत में रामलीला के दौरान ही जो है मुझे वहाँ का 1958 में जो है सदस्य बना दिया गढ़वाल हितैषणी सभा जी। और इस वर्ष जो है हम इसका शताब्दी दिवस भी मना रहे हैं। इस अवसर पर हम भिन्न भिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं जी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी कर रहे हैं। अभी पिछले
अभी कुछ महीनों पहले जो है हमने रामलीला का भी आयोजन किया, जिसमें जो है हमारे केदार घाटी की महिलाओं ने सभी पात्रों का में जो है महिलाओं ने करे हैं और बहुत अच्छे ढंग से महिला पात्र रही हैं। महिला पात्र ने ही करे हैं। तो ये रामलीला हर साल आयोजित करते हैं? ये हर साल नहीं करते हैं लेकिन वो यहाँ अपने इलाके में या उत्तराखंड में करती होंगी। कहीं उनकी मुलाकात जो है हमारे अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री अजय सिंह बिष्ट जी से हुई होगी जी। तो उन्होंने इस गिलडियाल जी की जो मतलब हमारे डीएम रह चुके हैं टिहरी के, यहाँ के उत्तराखंड के, तो उनसे चर्चा हुई होगी कि भाई हम अपने वहाँ पर भी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी हॉल की होती है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की दिक्कत रहती है। हाँ, सब जहाँ पर वो है तो हमारा वहाँ पर सब कुछ है, ठहरने के लिए भी है व्यवस्था हमारी वहाँ पर, हमारे गेस्ट हाउस भी हैं और बड़ा भारी हॉल है, एसी वगैरह सारे है और हम वहाँ पर भव्य कार्यक्रम करते रहते हैं। मतलब तो मैं उस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैं एक ही टाइम में जो है बहुत संस्थाओं में हुआ, उतना मैं ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं लेना चाहता हूँ और अपना भी जो है नहीं आपने डबराल साहब आपने बहुत एक जिस तरह की इन संस्थाओं को जिन परिस्थितियों में खड़ा किया, ये काफ़ी बड़ी बात है और ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान है प्रवासियों को इकट्ठे करने का और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो आपने मुहिम चलाई वो बहुत सराहनीय है। मेरा किमोठी जी से सवाल है कि पहाड़ की समस्याओं को लेकर जितनी छटपटाहट प्रवासी लोगों में है वो वास्तव में काफ़ी सुकून देती है। लोग जो दिल्ली, मुंबई, देहरादून के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर जो लोग हैं वहाँ बैठ के भी, वहाँ पे रह कर भी अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन उनका चिंतन, उनका मनन पहाड़ की समस्याओं को लेकर है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन प्रवासी लोगों ने वहाँ पे संस्थाएँ खड़ी की हैं, प्रवासी संस्थाएँ, तो इनकी स्थापना मतलब किस तरह से हुई और इस समय उत्तराखंड और हमारे बाहर के महानगरों में कितनी संस्थाएं इस तरह से काम कर रही हैं? ऐसा है बेंजवाल जी, जो संस्थाओं का इतिहास गढ़वाल का है जी, ये नया नहीं है, पुराना है, बहुत पुराना है। ये सन 1901 में, मतलब तब कितनी लोगों में अवेयरनेस रही होगी, आज़ादी से कई वर्ष पहले बिल्कुल, बम्बई में गढ़वाल यूनियन के नाम से देहरादून में अच्छा, गढ़वाल यूनियन के नाम से जी संस्था स्थापित किए गए। उसके संस्थापक थे तारादत्त गहरोला, विशंबर दत्त बड़थवाल जी और चंद्रमोहन रतुड़ी जी। तब देश काल परिस्थितियाँ अलग थी, आज अलग हैं। तब वो संस्थाएं मतलब तब जैसे आज पलायन होकर के संस्कृति पे चोट पड़ रही है, हमारी बोली भाषा पे चोट पड़ रही है, तब ये स्थिति नहीं थी। तब परिस्थितियाँ अलग थी। तब ये थी कि साहब जो कुप्रथाएं हमारे समाज में थी, जैसे बाल विवाह था, मदिरा सेवन, जाति प्रथाएं, इनको मतलब रोकने के लिए इन समस्याओं पे मतलब संस्थाएं काम करती थी। जैसे बम्बई में 1928 में गढ़वाल सभा बनी, गढ़वाल भ्रातृमंडल। अच्छा, तो वे लोग, उसका भी 91-92 साल का इतिहास हो गया है। अच्छा। जो बम्बई में है, और इतना बड़ा सहयोग उन लोगों का आज तक रहता है। आज भी गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई सांस्कृतिक बोली भाषा के किसी भी रूप में अगर माना कोई कार्य यहाँ करना है तो सबसे ज़्यादा चंदा आता है बम्बई से। 1928 में वहाँ वो संस्था बन गई थी। उनका जो मूल उद्देश्य था वहाँ कि जो हमारे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं उनको नौकरी की व्यवस्था, फाइनेंशियल उनकी वो सपोर्ट करना। जी। क्योंकि तब
परिस्थितियां वही थी। बड़ा। लेकिन इन जो प्रवासी संस्थाएं हैं, इनका मेरा सवाल ये है कि उन संस्थाओं की क्या भूमिका रही है इसमें, और उनकी स्थापना को लेकर किस तरह के प्रयास लोग करते हैं, और ये क्या इस सामाजिक अपराधों के प्रति या आज की जो पलायन की विभीषिका है उसके प्रति ये कितने संजीदा है ये जो संस्थाएं हैं? देखो, मैं वही कह रहा हूँ जी। तब जो संस्थाएं, मैं जो आज से 100 साल पहले या 90 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी जी, तब देश काल परिस्थितियां अलग थी। उन्होंने जो करना था वो किया। जैसे बम्बई में, दिल्ली में, जैसे आप डबलाल साहब कर रहे हैं, दिल्ली में या चंडीगढ़ में जो है, उन्होंने उस टाइम के हिसाब से अपने लोगों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जो करना था वो किया। ठीक है ना। अब आज आप देखिए, देहरादून में मेरी समझ से डिस्ट्रिक्ट चमोली से 15-20 संस्थाएं हैं। अब जोशीमठ से लेकर के नीतिमाणा संस्था है, पैनखंडा संस्था है, आपकी हरियाली संस्था है जी, बद्री केदार विकास समिति है, डिस्ट्रिक्ट चमोली और रुद्रप्रयाग सबसे बड़ी संस्था है देहरादून में। हाँ। और ये संस्थाएं मेन रूप में आज वो देश वो परिस्थितियां आज नहीं है। आज ये बद्री केदार विकास समिति है, उसका उद्देश्य क्या है वो तो आपको भी पता है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य यह है कि हम जितने लोग डिस्ट्रिक्ट चमोली और रुद्रप्रयाग के यहाँ, या ऐसे ही राठ की है पौड़ी में, है ना, और तमाम संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य जो मेन है देहरादून में आज की परिस्थिति में, कि जो हम सारे पलायन करके यहाँ आ गए हैं, भले ही हम पलायन करके यहाँ आ चुके हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को और बोली भाषा को शाश्वत जीवंत रखेंगे जी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी, मैं समझता हूँ 15-20 साल जी जी में हमारी बोली भाषा खत्म हो जाएगी। हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी तो गढ़वाली बोलती है। आपकी चिंता बहुत वाजिब है केमोठी जी, और ये सच है कि जो प्रवासी लोग हैं वो अपनी संस्थाओं के जरिए पहाड़ की समस्याओं को उजागर करते हैं और उनको शासन तक उनके समाधान के लिए भी पैरवी करते हैं। न केवल पैरवी करते वरन उनका अनुसरण भी करते हैं, ताकि वो धरातल में जो समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं उनका त्वरित निदान हो। डबलाल साहब, आप दिल्ली के अंदर इस तरह की संस्थाओं में शुरुआती दौर से सक्रिय रहे हैं, और उन संस्थाओं में रहते हुए आपने अपने क्षेत्र में, शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, विद्यालयों की स्थापना कराई है, और एक प्रकार से जो पहाड़ एक प्रकार से शिक्षा विहीन थे, जहाँ पे कि पढ़ाई के लिए बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, और आपने इन संस्थाओं में रहते हुए साकार कर दिखाया। इसके पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी और किस तरह से आप ये कर पाए? मैं असल में जो है, मैंने अपनी जो बेसिक शिक्षा प्राप्त की है 1 से 5वीं तक वो नागरधार से करी है, और प्राइवेट उससे करी है जी। तब हमारे जो शिक्षक थे वो सत्य प्रसाद जी तिवाड़ी जी थे, सौरिया तिवाड़ी जी, तो वो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को जो है एक ही साथ देते थे। एक चौपाल बना हुआ था, चौपाल जैसी लगा था, उसमें अपने बैठ के किसी को जो है मैथ्स का दे दिया था, किसी को हिंदी का दे दिया, किसी को डिक्टेशन दे दिया, और इस तरीके से जो है वो पढ़ाते थे। और हम कम से कम जो है लगभग जो है 4 किलोमीटर डेली जाना एक पहली क्लास के बच्चे का बस्ता, और 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, बस्ते का बोझ हाथ में तक थी, और फसल के बीच में पगडंडी से होके इतने कठिन रास्तों से, उबड़-खाबड़ रास्ता, जंगली जानवरों का भय, जंगली जानवरों का भय तो उतना यहाँ नहीं था, वो रहता है वैसे पहाड़ों वहाँ पर। तो मैं बाद में आता हूँ आपके पास कि रोजी रोटी जो कुछ है, खेती पाती, ये सब पशुपालन जो कुछ है, इसमें आदमी अपना गुजारा तो कर लेगा, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति थोड़ा सा पिछड़ जाता है बनस्पत उन व्यक्तियों के कि जो कि यानी अपने में जो है यानी थोड़ा ज्ञान, जो पढ़े लिखे हैं। तो उसके मद्देनज़र फिर मैंने 1972 में 27 मई 1972 को मैंने अपने यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। बहुत सुंदर। तो उसके लिए जो है आप जैसे सभी सज्जनों को जोड़ते हुए इधर उधर जो है एक शहर में नहीं अनेक शहरों में जाके जो चंदा इकट्ठा करा, और वहाँ पर जो है विद्यालय के लिए जो है भूमि खरीदी, शिक्षकों का मैंने वहाँ पर नियुक्ति करी, और उन्होंने मुझे जो है वहाँ
मैं चूँकि मैंने जो है इसकी स्थापना करी थी तो सभी लोगों ने जो है मुझे संयोजक बनाया वहाँ का संस्था का, और फिर मैंने जो है यहाँ पर टीचरों की भी नियुक्ति करी। उस ज़माने में जो है मतलब संस्कृत टीचर ये वो सब एक साइंस वाले मैंने उनकी नियुक्ति करके मैं फिर अपना दिल्ली आ गया। ये आपने तब किया जब आप आजीविका भी अपनी दिल्ली में रख के चला रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। गांव से आपका इतना लगाव था, इतना जुड़ाव था कि आप वहाँ रहते हुए एक प्रकार से आपका चिंतन ही गांव के प्रति था और आप ये तभी कर पाए। जी मैंने क्योंकि मैं 1960 जब 57 में मैं आया था तो उन्होंने मेरे को शिक्षा मंत्री बनाया। तब तो आपके घर में इनके घर में ऐसे मीटिंग होती थी कि कोई मिनट से भी नहीं लिखे जाते थे। जी। पर चूँकि मैं तीनों गांव, हमारे 3 गांव थे उस वक्त, तीनों गांव में क्योंकि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जो कि ना थोड़ा शिक्षित था सबसे ज़्यादा। जी। और कोई ऐसे नहीं थे, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा है। तो मेरे मन में यही रहा कि मैंने किस्मत से उन्होंने मुझे जो है शिक्षा मंत्री बना दिया उस वक्त, उस संस्था का। वो मतलब जो हमारी जो ग्राम सुधार समिति थी, ग्राम सुधार मंत्री थी, तो इसको मैंने यही अपने मन में सोचा। तो मैं सबसे पहले मैंने बेसिक पास वो करी, फिर 72 की करी, फिर इसमें चंदा इकट्ठा करके फिर जो हमने भूमि में 3 कमरे बनाए उसके, ये जो पूर्व छापर तारपुर माध्यमिक विद्यालय भवन और उदय कोट, तो मैंने 5-7 गाँव के प्रधानों को जो है विश्वास में लेके और उनसे प्रमाण पत्र लेके, क्योंकि धन इकट्ठा करना या वो करना ये कुछ लोगों का ऐसा बन जाता है कि भाई बाद में ना वो हिसाब देते हैं ना किताब देते हैं। तो मैंने जो है, या आपके पास मैं आता हूँ तो किस आधार पे मैं आपके पास आऊँ कि मैंने कोई संस्था खड़ी करी है या मुझे दान चाहिए या मुझे चलना चाहिए या मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने 5-7 संस्थाओं के जो है प्रधानों से जो है प्रमाण पत्र लेके, क्योंकि मैं एक सरकारी उसमें मैं नौकरी कर रहा था तो मैंने अपनी नौकरी भी बचानी थी, क्योंकि कल को कोई ये कह दे कि भाई चंदा मांगने के लिए आया, इसने कोई हिसाब किताब नहीं दिया तो मेरे लिए मुसीबत थी। पर मेरे अपनी सोच थी, मैं बचपन से कुछ इस तरीके के सोचता था बहुत अपने मन में, तो मैं उनके प्रमाण पत्र लेके फिर सारा जो है मेरे को उसमें आसानी हो गई। और फिर मैंने वहाँ पर अपना पूरी व्यवस्था करी, प्रबंधक रखा, उपप्रबंधक रखा, कोषाध्यक्ष ये और अध्यापक वर्ग का करके, और इस तरीके से मैंने शुरू करा। देवराल जी दिल्ली में रहते हुए और इस तरह के प्रयास किए, ये वास्तव में ऐसा एक असाधारण वो है और इतना आसान नहीं होता है कि एक पाँव दिल्ली में और फिर गांव पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और फिर वहाँ पे इस तरह के विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित तौर पे जब एक विद्यालय खुलता है तो उससे पूरी एक पीढ़ी, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वो तो शिक्षा तो समाज का प्रकाश स्तंभ है। किमोठी जी, चूँकि आप विगत 2-3 दशकों से लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप 2 दशकों से आप इन संस्थाओं में बहुत ही सक्रिय हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन संस्थाओं की स्थापना तो हो जाती है लेकिन ये टिकाऊ नहीं रह पाती है, और इनको टिकाऊ बनाने में, चूँकि आप बद्री केदार विकास समिति के भी अध्यक्ष रहे वर्षों तक, कई बार आपको अवसर मिला और आपने अपने अध्यक्ष कार्यकाल में बहुत उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये संस्थाएं स्थापित तो हो जाती हैं लेकिन ये टिकाऊ क्यों नहीं रह पाती है? जी, ऐसा है बेंजवाल जी, मैं एक ही संस्था में रहा हूँ जी, बद्री केदार विकास समिति। बद्री केदार विकास, और बद्री केदार विकास समिति का जो स्थापना अनौपचारिक रूप में है जी, मेरी समझ से 2004-05 में हो गया था। 2004-05 में जी। और जो इसका उद्देश्य था कि साहब हम देहरादून में रह करके अपनी बोली, भाषा, संस्कृति का उन्नयन करेंगे, है ना, और सांस्कृतिक रूप में वहाँ के लोगों को मंच देंगे। ये सबसे बड़ा उद्देश्य था, और जिससे हमारी बोली भाषा शाश्वत जीवंत रहेगी, संरक्षित रहेगी। यही इसका मकसद भी था और है भी। अभी संस्थाएं जब शुरुआती दौर में सब में उत्साह होता है, मतलब उस टाइम तो ऐसा लगता है कि यार वास्तव में ये बहुत कुछ करने वाले हैं। जब एक आइडियोलॉजी से जुड़ती है ना संस्था, लेकिन उसमें
उस आइडियोलॉजी के लोग कितने हैं, डिवोशन कितने लोगों का है, है ना। वास्तव में पीड़ा जिस काम के लिए वो संस्था बनी है उसके लिए पीड़ा कितने लोगों में है। संस्थाओं में होता क्या है कि जब संस्था का आकार बड़ा हो जाता है तो जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो अवसरवादी लोग, है ना, वो आगे आ जाते हैं। वो सबसे बड़ा खतरा होता है इन तरह के। और इस तरह से संस्था में अगर माना 5,000 लोगों की संस्था है, 5 लोग ऐसे आ गए तो फिर संस्था चलना बहुत मुश्किल, टिकाऊ नहीं रह पाती। जैसे ही संस्थाओं में लॉबिंग शुरू हो जाती है तो फिर संस्था गर्त की ओर चली जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। निजी स्वार्थ जब संस्था में आ जाते हैं ना तो वो निजी स्वार्थ संस्था को खत्म कर देते हैं। भले हमारी संस्था तो चल रही है, बीच में ये जो कोरोना काल रहा है, कोरोना काल इसने जरा वो कर दिया है। हमारी संस्था तो बहुत बढ़िया चल रही है अभी भी, आपको पता होगा। संस्थाओं को चलाने में डिवोशन बहुत जरूरी है। और जो कार्यकारिणी होती है, भाई आप इलेक्शन हुआ, आप कार्यकारिणी में आए, केवल आपको कार्यकारिणी में आने से मतलब है कि मैं बद्री केदार विकास समिति का सचिव हूं, मैं उसका वो हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी तो है। आपकी जिम्मेदारी भी है ना भाई। देखो हमारे 3,000 मेंबर हैं, 3,000 उनको तो हम उत्प्रेरित करेंगे ना। जी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे कुमाऊं मंडल की, और जिन्होंने कि अपनी घुघतिया पर्व को जीवंत रखा है। उत्तरायणी मेले पे एक बार हम बरेली में जाने का अवसर मिला था, तो वहाँ के प्रवासियों ने इतना ज़्यादा उनमें सांस्कृतिक उन्नयन के प्रति इतनी जागरूकता, इतने संजीदा है। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रवासी लोगों की एक बहुत ही एक गुरुतर जिम्मेदारी भी है। कुमाऊं मंडल में मैंने देखा कि वहाँ की संस्थाएं इस तरह के अपने बोली भाषा और उसकी विरासत को संरक्षित करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी संजीदा हैं। मैं डबलाल साहब, आप दिल्ली में गंगोत्री संस्था से जुड़े रहे हैं और जिसका कि एक बहुत बड़ा नाम और काम भी रहा है। इसके अलावा आप किन किन संस्थाओं से वहाँ पे जुड़े रहे हैं और किस तरह के अनुभव से आप गुजरे और क्या क्या उल्लेखनीय कार्य आपने वहाँ पे किए इन संस्थाओं में रहते हुए? मैं अगर संस्थाओं के बारे में बताऊँ तो गंगोत्री सामाजिक संस्था ने, तीर उत्तरकाशी, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं में मतलब रहा हूँ मैं, जिसके कारण ये है कि भाई मैं कहीं भी जो है इतना वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं महत्वपूर्ण पदों पे रहते हुए मैंने कार्य करे हैं। तो आपने जिक्र करा गंगोत्री सामाजिक संस्था का, तो गंगोत्री सामाजिक संस्था जो है ये 1998 में जो है हमने वो करी है। 1900 एक प्रकार से आपने छोटी बड़ी सभी संस्थाओं को एक छत के नीचे लाने का कोशिश तो थी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी थोड़ा अनभिज्ञता समझो, चाहे ये समझो कि भाई एक दूसरे का ये वो है कि भाई मैं स्वतंत्र रूप से काम करूँगा, आपके कहने पे नहीं चलूँगा, संगठन को मजबूत जो है नहीं दूंगा, मतलब नाम के लिए खाली कुछ लोग आना चाहते हैं। मैंने अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखा कि मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए और ना ही मैंने किसी पद के लिए लड़ूंगा। अगर मुझे वैसे ही ये है कि वो इच्छा ही नहीं है कि मैं वो करूं, तो गंगोत्री सामाजिक संस्था की स्थापना जो है हमारे लोगों में कमी है, वो भी मैं थोड़ा सा एक लाइन में बताना दे। उनका ये रहता है कि मैं जो है इन्हें हम इनसे आगे जाऊं, मैं उनसे आगे जाऊं, ये मेरे से पीछे है, और वो हमारी एक भूल है। मैं जो अति महत्वाकांक्षी मतलब तो कह रहा मतलब मैंने आप ये समझो करके कि भाई मैंने गंगोत्री सामाजिक संस्था में बहुत मेंबर बनाए, कम से कम 200-250 मेंबर मैंने अकेले नहीं बनाए हैं। तो मतलब ये है कि भाई ये कभी नहीं चाहा करके कि मुझे यहाँ पर कोई पद मिलेगा, बल्कि सेवा के माध्यम या सेवा के उससे ही जो है हम आपसे इनसे जो परिचित हुए हैं या परिचित रहे हैं। हाँ, इतनी भूल मेरी ज़रूर रही है कि मैं एक नहीं, मैं एक टाइम में कम से कम आधा दर्जन संस्थाओं से रहा हूँ। अब आप समझिए
कि अपने जो है न व्यवसाय के साथ साथ जो है इतनी संस्थाओं से जुड़ना और फिर उनमें सक्रिय रहना और उनमें पदभार लेना और फिर उसको निभाना कोई असंभव बात ही मैं कहना चाहूँगा अपने शब्दों में, आपके शब्दों में नहीं। तो मतलब ये है करके कि भाई हमने छोटी छोटी हमारी एक ने अनेकों संस्थाएं चलती थी और चल रही थी, तो विचार आया आप जैसे बुद्धिजीवियों का और जो पढ़े लिखे जैसे, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा उस ज़माने से जो पढ़ा, क्योंकि अभी मैं अपना एक किस्म से बहुत ज़्यादा उम्र का हूँ, नहीं, तो उस वक्त आपने एक प्रकार से आपने बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया और जैसे ये अति महत्वाकांक्षा के चलते छोटे छोटे छत्रपों में छोटी छोटी संस्थाएं, चमोली के अलग, टीडी के अलग, आपने गंगोत्री एक प्लेटफॉर्म, एक पूरा एक उसको वही, तो ये बहुत अच्छा प्रयास किया आपने कि मोटे जी। इन संस्थाओं के उसमें मैंने ये भी देखा है कि इनकी एक अपनी एक स्मारिका भी निकलती है, जैसे चंडीगढ़ में गढ़ सुधा निकलती थी और उसके पांडे जी संपादक रहे, वर्षों तक उन्होंने कई लेखकों का भी प्रादुर्भाव हुआ उन मैगजीनों से, जो इस तरह की स्मारिकाएं वहाँ से निकलती थी। ठीक उसी तर्ज पे आप गणनंदनी आपकी संस्था वो निकलती है बद्री केदार की, है ना। तो किस तरह से आप देखते हैं कि इन संस्थाओं में एक तरफ तो आप लेखकों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, दूसरी तरफ सांस्कृतिक प्रतिभाओं को एक मंच देते हैं, तो कैसे इन संस्थाओं में एक सब कुछ संभव कर पाते हैं? ये बेंजवाल जी ऐसा है जी, पत्रिका अगर किसी संस्था की निकलती है जी, वो पत्रिका उस संस्था का दर्पण होता है, दर्पण होती है जी, एक प्रकार से मुखपत्र होता है। जी, जी, उसके जो लेख, हमारी जो गणनंदनी है, जी, जितने लोग हमारे नहीं पढ़ते हैं, मैंने तो कई लोगों ने पढ़ा उसको, इतने स्तरीय पत्रिका है उसमें, इतने अच्छे लेख निकलते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि मतलब इन पत्रिकाओं से एक संदेश, उसका प्रभाव पड़ा है समाज पे, चाहे वो गढ़सुधा हो। गढ़सुधा को तो हम करीब 50 सालों से सुनते हैं, पढ़ते भी थे, चंडीगढ़ से जो निकलती थी जी, और बड़ा संदेश भी जाता है, संदेश भी जाता है। जितने लोग अवेयरनेस, जितने लोगों में जो देहरादून, दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़ आदि शहरों में देश के रह रहे हैं, उनमें ज़्यादा अवेयरनेस है, संस्कृति के लिए है, बोली भाषा के लिए। मेरा सिर्फ एक संदेश उनके लिए है, जी जी जी, कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी बुलवाएं, विश्व की कोई भी भाषा वो बुलवा दें, लेकिन अपनी संस्कृति से और अपनी बोली भाषा जी आप जरूर बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है, और गढ़वाल साहब के दोनों के जो अनुभव यहाँ पे आप लोगों ने साझा किया, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। और ऐसा लगता है कि इस चर्चा के लिए अगर 1 घंटा भी हो तो वो भी कम होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। आप लोगों ने बहुत उपयोगी सुझाव, उपयोगी मार्गदर्शन आपने दिया है। मैं आप दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यापक अनुभवों को यहाँ पे साझा किया और उससे हमारे दर्शकों को एक संदेश मिला। हम इस कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।